नमस्कार दोस्तों। एथिक्स सीरीज़ में हमारी ये क्लास नंबर 6 है। इसके पहले हम 4 क्लासों में पहला और दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 5th क्लास में हमने यानी लास्ट क्लास में हमने सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल के बारे में जानकारी ली थी और उसमें सत्यनिष्ठता भी एक की वर्ड हमने कवर किया था। आज की 6th क्लास में हम निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा जैसे कीवर्ड देखेंगे। इनका सिविल सेवा में क्या योगदान है। दरअसल ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड्स पर ही ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पिछले साल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2018 में आया है, जिसमें सही, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और गैर तरफदारी, इन सब के बारे में पूछा गया है कि इसके क्या प्रासंगिकता है और उसमें क्या अंतर है, ये सब आपको बताना है। फिर अगेन सिविल सेवा के संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा के बारे में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आप देख रहे होंगे सेवा भाव अनुशासन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख रहे होंगे सहानुभूति के बारे में पूछा गया है। 27 में भी ये कीवर्ड्स हैं। और फिर और अगर हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 सिविल सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूलों के बारे में पूछा गया है। और फिर सहिष्णुता और करुणा, अगेन सहिष्णुता, सहानुभूति, अभिवृत्ति और अभिक्षमता। ठीक है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निष्पक्षता, प्रतिबद्धता। तो कुल मिला के हर साल कम से कम 2 सवाल आते हैं मेंस के। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का और एक 12 नंबर का इस चैप्टर से। और केस स्टडी वाला भी टॉपिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ के आता है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो ज़रूरी हो जाता है कि ये कीवर्ड्स के बीच में बेसिक सा अंतर जो है वो हमें पता होना चाहिए। इसके रेफरेंस में कौन से मोरल थिंकर्स ने कौन सी लाइनें बोली हैं वो कोटेशंस हमें पता होने चाहिए। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, फेमस सिविल सर्वेंट्स के नाम हमें पता होने चाहिए जिसको हम एज एग्जाम्पल वहाँ कोट कर सकें। देखो, अगर ये सारे कीवर्ड्स देखने में एक से लगते हैं और अगर ये क्वेश्चन में आते हैं और हम इसमें एक बेसिक डेफिनेशन ही लिखेंगे, कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि इस कीवर्ड और इस कीवर्ड में क्या अंतर है या इस कीवर्ड और इस कीवर्ड में क्या अंतर है। हम एक बेसिक डिफरेंस लिखेंगे और हो सकता है कि वो हमारी डेफिनेशन जो है वो ओवरलैप करे चीज़ों के साथ, या उसकी जो मूल भावना है किसी भी की टर्म्स की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं करुणा की या सहानुभूति की। तो जैसे कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, समानुभूति, सहानुभूति और करुणा, ये 3 कीवर्ड्स के बारे में मैंने डिटेल में डिफरेंस बताया था। यूजुअली क्या होता है कि हमें ये तीनों कीवर्ड्स सेम से लगते हैं। एग्जामिनर को इन तीनों के बारे में डिटेल में पता होगा। अगर आपने डेफिनेशन यानी स्टार्टिंग की भूमिका ही गलत लिख दी तो हो सकता है एग्जामिनर फिर आगे आपको मार्क्स ना दे। खैर, हम लोग सीधे चलते हैं। अब एक एक कीवर्ड्स पर हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे, मोरल थिंकर्स के क्या उसके बारे में व्यू है, वो सारा सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये 3 कीवर्ड्स देख रहे हैं, निष्पक्षता, गैर पक्षपातपूर्णता और तटस्थता। ठीक है। अब अगेन आपको यहाँ पर ये तीनों कीवर्ड सेम से लग रहे होंगे कि निष्पक्ष होना भी एक है, गैर पक्षपातपूर्ण होना भी वही है और तटस्थ होना भी वही है। नहीं, अगर ये आपके सिलेबस में तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं तो सीधी सी बात है कि इन तीनों का मतलब डिफरेंस है। सबसे पहले हम करते हैं निष्पक्षता की बात। तो निष्पक्षता में जैसे यहाँ लिखा है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। गैर पक्षपातपूर्ण में लिखा है किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष न लेना। और तटस्थता में विवाद या संघर्ष में किसी पक्ष का समर्थन न करना। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। हम पिछले 5 क्लासेस में भी जो हमने पढ़ा है तो उदाहरण के साथ पढ़ा है, क्योंकि देखिए ये की टर्म्स तीनों जो हैं वो एक जैसे हैं और जब तक हमें उदाहरण और बिल्कुल स्पेसिफिक इसकी विशेषताएं नहीं पता होंगी तो हम इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले निष्पक्षता के लिए उदाहरण एक देखते हैं। मान लो कि आप किसी ज़िले के एसडीएम हैं और वहाँ पर आपको अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना है। ठीक है। यानी उस ज़िले में जितना भी अतिक्रमण हो रखा है आपको उसको हटाने के लिए एक अभियान चलाना है। आपने पूरे एक तरफ से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। अब क्या होता है कि बीच में एक झोपड़ी आती है, झोपड़ी में एक दिव्यांग महिला है और वो बूढ़ी भी है और उसके साथ 8 साल की उसकी अनाथ पोती है। ठीक है। और छोटी सी चाय की दुकान चला के वो अपना पेट भरती है और अपनी जो भी उसकी पोती है तो उसके लिए सारा सब कुछ जिम्मेदारी जो भी है उसकी पूरी कर रही है। अब क्या है कि लोग भावुक होकर आपसे कहने लगे हैं, साहब आपने बड़े दुकानदारों की दुकानें तो तोड़ दी, ठीक है, लेकिन इस गरीब को तो छोड़ दीजिए, ये बेचारी अनाथ बच्ची कहाँ जाएगी। अब होता क्या है कि यार ठीक है, अब निष्पक्ष होने का मतलब है कि अगर आपने बड़े दुकानदारों की दुकान तोड़ी है तो उस गरीब महिला की भी झोपड़ी तोड़नी चाहिए। ठीक है।
देखिए यहाँ तक बात कह देना निष्पक्षता का 50% है, यानी 50% आप निष्पक्ष हो चुके हैं। लेकिन निष्पक्षता में और एक वर्ड जुड़ता है, वो है करुणा भावना। ठीक है, आपका कोई भी निर्णय, जैसे कि अगली लाइन इसमें देखिए, अगली लाइन में इसमें लिखा है कि व्यक्ति और मामलों के प्रति समानता, यानी समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और समान मामलों के साथ समान व्यवहार। मान के चलिए कि जैसे भारतीय संविधान ने आरक्षण दे रखा है, ठीक है, ये आरक्षण दे रखा है। अब आरक्षण को आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो कार्य किया गया है आरक्षण, तो ये क्या निष्पक्ष है कि नहीं है? आपको अभी मन में बिल्कुल आ रहा होगा कि ये निष्पक्ष नहीं है, इसमें असमानता नहीं। मैं इसमें बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निष्पक्ष है। क्यों? क्योंकि जैसे आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यानी ए का समूह है, बी का समूह है, ए का समूह अमीर है, बी का समूह गरीब है। ठीक है, तो जब बात आएगी निष्पक्ष होकर कार्रवाई की, तो ए के समूह के साथ जितने व्यक्ति हैं इनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, बी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ए और बी के साथ जब व्यवहार करने की बारी आएगी तो देखा जाएगा कि हाँ ए तो अमीर है और बी गरीब है, तो ठीक है, थोड़ा हम इनको फ़ायदा दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही रहता है कि निष्पक्ष होना 50% तक तो यह है कि हम समान व्यक्तियों के साथ समान कार्य करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत मामले जब आते हैं और जहाँ भावना करुणा जैसे मूल्य जुड़ते हैं, तो वहाँ पर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो जब बात हम कर रहे थे उस एग्जाम्पल की कि आप एसडीएम हैं और आपने उस बुढ़िया की झोपड़ी हटा दी है। अब क्या होता है कि आपने झोपड़ी तो हटा दी, लेकिन न्याय पूरा करने के लिए आपकी जैसी ही ड्यूटी खत्म हुई, आप व्यक्तिगत रूप से आप व्यक्तिगत रूप से उस बुजुर्ग महिला के पास गए और सरकारी योजना के तहत जो उस बुजुर्ग महिला और बच्ची को तुरंत प्रधानमंत्री आवास योजना या और भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो भी लाभ मिल सकता था, आप उनको वो मुहैया कराने चले गए। ठीक है, तो निष्पक्षता का मतलब क्रूरता नहीं है, क्रुएल्टी नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून के सामने चाहे अमीर हो या लाचार हो, नियम सबके लिए समान होंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी एक लेवल आगे अगर बात अमीरी और गरीबी की आ रही है, बात निर्धनता और समृद्धि की आ रही है, तब आपके निर्णय एक समूह के लिए अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया निष्पक्षता। अब बात आती है गैर पक्षपातपूर्ण। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष नहीं लेंगे, राजनीतिक दलों के प्रति आप निष्पक्ष रहेंगे। ठीक है, सीधा सा एक छोटी सी बात समझिए आप कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप उस जिले किसी जिले के डीएम हैं। अब रूलिंग पार्टी जो है वो उसके एक बेहद मतलब कद्दावर मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी जिले में क्या होता है कि एक गरीब किसान की फसल में अचानक आग लग जाती है। जब वो और विपक्ष के लोग जो होते हैं वो स्थानीय नेता, विपक्ष का जो स्थानीय नेता होता है वो तुरंत उस किसान की मदद करने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर देता है। अब क्या है, मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। जब किसान को आर्थिक मदद के लिए फाइल डीएम के पास पहुंची, तो सत्ताधारी दल के नेताओं ने अधिकारी के ऊपर, यानी आपके ऊपर एज ए डीएम, आपके ऊपर दबाव बनाया कि इस किसान की मदद चुनाव के बाद करना। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव के पहले इसकी मदद कर दी, चूंकि उस किसान के लिए सारी आवाज़ उठाई थी विपक्ष के नेता ने, तो इसका फायदा विपक्ष के नेता को हो जाएगा और सत्ताधारी जो दल है उसकी बेइज्जती होगी। तो आप क्या करेंगे? आप एज ए डीएम, आप किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष न लेते हुए उस किसान की जो फाइल आई है आपके पास, उस फाइल को तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष होकर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसकी फसल बर्बाद हुई और इसकी सहायता करनी चाहिए, तो आप उसकी सहायता करेंगे, उसकी फाइल पास कराएंगे। फिर मैटर ये नहीं करेगा कि वो सत्ताधारी दल से संबंधित जुड़ी चीज़ें हैं या विपक्ष से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो समझ गए? तो निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण में ये बेसिकली अंतर है। तो जब बात आती है गैर पक्षपातपूर्ण की, तब ये मामला जुड़ जाता है राजनीति के साथ। निष्पक्षता का मामला व्यक्तियों और प्रशासनिक निर्णय या प्रशासनिक कार्रवाई जब करते हैं तब उससे जुड़ा होता है। अब बात आती है तटस्थता, न्यूट्रलिटी। ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम चीज़ों को विभिन्न एंगल से देखने और निजी पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना निर्णय जो है वो एकदम तटस्थ होकर लेते हैं, मतलब किसी पक्ष में नहीं ले रहे हैं। मतलब अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलो एक राज्य में सरकार बदली है। पुरानी सरकार की एक नीति थी कि जिसमें गरीब बस, मान के चलो दिल्ली में पुरानी सरकार थी, ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले दिल्ली में पुरानी सरकार थी और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला था। ठीक है, अभी हाल फिलहाल दिल्ली में दूसरी राजनीतिक दल की सरकार है
और दिल्ली में जो पुरानी दल की सरकार की मोहल्ला क्लिनिक योजना थी, अब नई दल जो सरकार बनी है उसने वो मोहल्ला क्लिनिक योजना बंद कर दिया है, ठीक है, या उसको नया रूप दे दिया है। अभी आप ये समझिए, बस कल्पना कीजिए, ठीक है, कि पुरानी सरकार की योजना बंद कर दी गई है और आप उस जिले के हेड हैं, मतलब किसी विभाग के आप हेड हैं, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के मान के चलिए आप हेड हैं। अब नई सरकार क्या बोल रही है कि वो पुरानी सरकार की जो मोहल्ला क्लिनिक की योजना है आप उसे बंद कर दो, ठीक है। अब क्या होता है कि आप चाहें तो वो फाइल अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बात आती है कि यार उस मोहल्ला क्लिनिक से हजारों गरीब बच्चों को आ, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही थी, सस्ती दवाएं मिल रही थी, सस्ती जांच हो रही थी, जुकाम बुखार की आराम से डॉक्टर वहाँ देख ले रहे थे मरीजों को। तो आप बोलते हैं, आप मना कर देते हैं, आप सीधे बताते हैं कि नहीं जी, इसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिल रहा था और अगर हम इस योजना को बंद कर रहे हैं तो इसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है, सरकारें बदलेंगी, नीतियाँ बदलेंगी, लेकिन एक तटस्थ अधिकारी के रूप में आप विकास को देखेंगे और विकास की निरंतरता को देखेंगे और इस निरंतरता को आप टूटने नहीं देंगे। तो चीज़ें समझ में आई आपको, मतलब समझ रहे होंगे, मतलब सीधा सा अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो निष्पक्षता का मतलब है कि मेरे सामने कोई भी मामला आए, किसी भी जाति किसी भी वर्ग का, मैं भेदभाव नहीं करूँगा, ठीक है। जब बात आती है गैर पक्षपातपूर्ण की, तो मैं किसी नेता या किसी पार्टी का चमचा या विरोधी नहीं बनूंगा। और जब बात आती है तटस्थता की, तब इसमें सरकार किसी की भी हो, मैं देश के लिए पूरी वफादारी के साथ काम करूंगा, ठीक है। अब केंद्र में किसको कौन होता है, जब आप केंद्र में कौन होता है जब आप निर्णय लेते हैं, देखिए जब निष्पक्ष होकर निर्णय लेंगे तो जनता और समाज आएगी। एक सेकेंड, जब आप निष्पक्ष होकर निर्णय लेंगे तो यहाँ पर आती है जनता और समाज, ठीक है। जब आप गैर पक्षपातपूर्ण की बात करते हैं तब आती है राजनीति, ठीक है, राजनीतिक दल आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तटस्थता की तो आप विचारधाराओं से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आपको कोई योजना बनानी है तो आप ये नहीं देखेंगे कि मेरी योजना पूंजीवाद को समर्थित है या समाजवाद को, आप तटस्थ होकर योजना बनाएंगे, ठीक है। क्षेत्र, अब ये क्या होता है, प्रशासनिक निर्णय जब ले रहे होते हैं तब निष्पक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था की बात आती है तब गैर पक्षपातपूर्णता महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ सामाजिक तटस्थता के लेवल पर सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक और राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। निष्पक्ष होकर, निष्पक्षता का आधार क्या है, आधार यही है कि आप समाज में न्याय और समानता स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन गैर पक्षपातपूर्ण का आधार है कि आप संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रख रहे हैं। और तटस्थता यानी वस्तुनिष्ठता, आगे हम इस वर्ड को पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ। अब ये मान के चलिए कि आप किसी से प्रभावित नहीं हो रहे, एक संतुलित आधार पर निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारे आपकी विशेषताएं हो गई हैं। अब आपके अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी कीवर्ड आ रहा है तो आपके पास कम से कम 5-6 पॉइंट हैं जिनको बेस बना के आप उत्तर लिख सकते हैं। आपको मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप उस एग्जाम्पल को बेस बना के अपने उत्तर में कोट कर सकते हैं। और निष्पक्षता के मामले में महात्मा गांधी जी का ये कोटेशन, बराक ओबामा जी का ये कोटेशन और मामला यूसुफ जय का ये कोटेशन, तो इन कोटेशन का आप यूज़ करिए, ठीक है। अगर आपको कोटेशन लंबे लग रहे हैं तो आप सीधा इतना करिए, निष्पक्षता न्याय की आत्मा है, ठीक है। जैसे कि तटस्थता के मामले में, तटस्थता हमें चीज़ों को विभिन्न कोणों से देखने और निजी पूर्वाग्रह से प्रभावित हुए बिना सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर चुका हूँ कि क्वेश्चन इसमें अंतर लिखने के लिए आएगा कि क्या अंतर है निष्पक्षता में और तटस्थता में, क्या अंतर है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, बेसिक उदाहरण नहीं पता है, तो फिर कन्फ्यूज़न होगी और फिर जहाँ आपको 6 नंबर आ सकते थे, 5 नंबर आ सकते थे, वहाँ सिर्फ 1 या 2 नंबर आएंगे। तो इसलिए अभी का जो वीडियो रहेगा इसमें हम कीवर्ड्स के लेवल पर ही बात करेंगे और लोक सेवा में उनका क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, समान व्यक्तियों के लिए समान नियम, मतलब निष्पक्षता के मामले में जो बता रहा था, मैंने बोला था कि एक लेवल और इसमें हम आगे बढ़ के चीज़ों को देखते हैं। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि इम्पार्शियलिटी एक मिथ है या वास्तविकता है। मिथ या वास्तविकता का मतलब कि जो समान लोगों के लिए समान व्यवहार, ये मिथक आ जाएगा। वास्तविकता क्या आएगा कि सॉरी, मिथक में आएगा कि सभी लोगों के लिए एक सा व्यवहार, और वास्तविकता में क्या आएगा कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार। सीधा सा मतलब आप समझिए कि मान के चलिए कि आप किसी जिले के एसडीएम हैं, सॉरी किसी तहसील में आप एज ए एसडीएम काम कर रहे हैं,
एक बहुत भीषण भूकंप आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ मलबे में एक गरीब माँ और उसका 4 साल का बच्चा दबा हुआ है। उसी जगह दूसरी बिल्डिंग गिरी है और वहाँ पर एक रसूखदार नेता, कद्दावर नेता दबा है। ठीक है, वहाँ से उस नेता के लिए आपके पास फ़ोन आ रहे हैं कि जाके उसको सबसे पहले बचाओ। लेकिन आप रास्ते में देखते हो कि नहीं, यहाँ माँ और माँ के साथ उसका बेटा है। अब आप बताइए निष्पक्ष होकर क्या कार्रवाई करेंगे? तो निष्पक्षता का सीधा सा मतलब यही है कि पहले स्टेप में जब हम निष्पक्ष होकर निर्णय लेते समय, निष्पक्षता का अर्थ है कि निर्णय लेते समय हम जाति, धर्म, पद, पूर्वाग्रह, स्वार्थ से मुक्त रहते हैं। लेकिन 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 न्याय, आवश्यकता और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो सीधा सा मतलब है, भूकंप के नीचे 3 जिंदगियां दबी हुई हैं। एक साइड 2 जिंदगियां दबी हैं और दूसरी साइड 1 जिंदगी दबी हुई है। आपके ऊपर प्रेशर है कद्दावर नेता को बचाने के लिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, इस गरीब महिला और इसके दबे हुए 4 साल के बच्चे को बचाना चाहिए। और आप गरीब महिला और उसके 4 साल के बच्चे को बचाते हो। तो निष्पक्षता दरअसल ये है कि आप करुणा, संवेदना और आवश्यकता के आधार पर निर्णय लेते हो। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है, ये अरिस्टोटल मतलब अरस्तु का ये कथन है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना सबसे बड़ा अन्याय है। इस चीज को ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आप हैं और आपका दोस्त, ठीक है, आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और आपका दोस्त 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है। सरकार आती है, सरकार बोलती है कि 50% टैक्स आप दोगे और 50% टैक्स आप भी दोगे। अब आपके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचे? केवल 5,000। आपके दोस्त के पास खर्च करने के लिए कितने रुपए बचे? 5 लाख। क्या 5,000 रुपये में आप अपने घर की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं? नहीं। क्या आपका दोस्त उन 5 लाख रुपए में अपने घर की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है? हाँ। तो इसीलिए जो अरस्तु का ये कथन है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना सबसे बड़ा अन्याय है। तो इसको समझने के लिए ये जो मैंने पीछे पूरी कहानी सुनाई है, तो दरअसल निष्पक्षता के असली अर्थ को समझने के लिए, और अगर इस टाइप के स्टेटमेंट आता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये पूरी कहानी काम आएगी आपके। ठीक है, तो सीधा सा ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि निष्पक्षता इज़ नॉट इक्वल टू मैकेनिकल इक्वलिटी। मतलब यांत्रिक समानता के बराबर निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्षता का सीधा सा मतलब है न्याय संगत और आवश्यकता आधारित व्यवहार। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की विशेष सहायता देना भी निष्पक्षता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो निष्पक्षता से जुड़ी हुई थी। अब हम इसके निष्पक्षता के लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि भाई निष्पक्षता के प्रमुख आयाम क्या है और निष्पक्षता का सिविल सेवा में क्या योगदान है या क्या महत्व है। तो सबसे पहले जो है कि निष्पक्षता के प्रमुख आयाम, जिसका सीधा सा मतलब है कि निष्पक्ष व्यवहार, पूर्वाग्रह नहीं रखना, स्टीरियोटाइप कोई भी थिंकिंग नहीं रखनी है कि हम किसी की सहायता करने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि ये गरीब महिला है और गरीब महिला तो ठीक है, गरीबी में हटनी चाहिए यहाँ से, इसको दबी रहने दो। तो इस तरीके के पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बाद में बात करूँगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब समान परिस्थितियों में समान प्रशासनिक रवैया अपनाना, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। पारदर्शी होकर आपको निर्णय लेना है, स्वतंत्र होकर निर्णय लेना है, किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं कि जैसे कि आपके पास फ़ोन आ रहे हैं कुछ नेता को बचाओ, पहले आपको उससे निर्णय नहीं लेना है। आपको लिए स्वतंत्रता मैं पहली चीज़ होनी चाहिए। और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को कानून के शासन के अनुसार फ़ायदा मिल सके। तो ये इसके प्रमुख डायमेंशंस हो गए। अगर लिखने के लिए आ जाता है तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि निष्पक्षता की समझ चुनौतियाँ क्या होती हैं। मतलब आप एसडीएम हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं जो भी काम करूँगा वो निष्पक्ष होकर करूँगा, लेकिन आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है दरअसल, ये इसलिए मैंने इस पीडीएफ में नहीं रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। नहीं, दरअसल क्वेश्चन पूछता है आयोग, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पीडीएफ में रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन चैलेंजेस है वो है राजनीतिकरण। ठीक है, राजनीतिकरण क्या है कि मतलब अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि उस नेता को बचाने के लिए आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, यानी राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर है। फिर क्या है, यस मिनिस्टर कल्चर। यस मिनिस्टर का सीधा से क्या मतलब है कि आप डीएम हैं, आपके ऊपर जो भी राजनीतिक स्तर पर जो मंत्री है किसी मंत्रालय का, वो आपके ऊपर फ़ोन करता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। आपको भी पता है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से बहुत सारे बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी, लेकिन मंत्री ने बोला है
तो बोला कि यस मिनिस्टर, हम बंद कर देते हैं। तो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा क्या है? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध नौकरशाही का क्या मतलब है कि कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता और समर्पण दोनों चीज़ अलग अलग है। प्रतिबद्ध का क्या सीधा सा मतलब है कि जिसने आपसे जो बोला आपको वो करना है। समर्पण का सीधा सा मतलब ये है कि आप खुद से वो करना चाह रहे हैं। मतलब प्रतिबद्ध, ये दो अभी टर्म्स शायद आगे ये टॉपिक आएगा तो उसमें और विस्तार से समझ लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि ये दोनों में अंतर क्या है, प्रतिबद्ध और समर्पण में। देखिए जब बात होती है, इसको इंग्लिश में प्रतिबद्ध को कहते हैं कमिटमेंट या कमिटेड। तो जैसे प्रतिबद्ध का मतलब है कि आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं, आपके विभाग के आपके सीनियर ने बोला है कि इस काम को ऐसे करना है और आप चूंकि उसके लिए प्रतिबद्ध हैं इसलिए आपने बोला हाँ करना है। आपने न सही देखा न गलत देखा। मतलब अभी आजकल वो हमेशा रील्स में आता है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, ऐसा कुछ, तो आप प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके बॉस ने बोला कि आपको ऐसा करना है, या आपकी माता ने या आपके पिता ने बोला कि ये काम करना है, और आप बिना किसी दबाव को महसूस किए हुए, आप किसी भी बाहरी दबाव को महसूस किए हुए आपने बोला कि हाँ मैं करूँगा, तो जहाँ यहाँ पर दबाव बस काम हो रहा है, प्रतिबद्धता में, समर्पण में खुशी खुशी काम हो रहा है। तो जब जब यूजुअली आजकल लिखते हैं ना लोग कि आई एम कमिटेड, ठीक है, तो कमिटेड का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो खुद से उस रिश्ते में नहीं बंधे हैं, उन्हें बांधा गया है। तो पहले के नॉवल जो होते थे उसमें लिखा होता था समर्पित हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो दरअसल प्यार में आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं और आप लिख रहे हैं कि मैं प्रतिबद्ध हूँ या कमिटेड हूँ, तो इसका मतलब है दबाववश वो काम कर रहे हैं। तो निष्पक्षता के सामने तीसरी चुनौती यही है। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। प्रतिबद्ध नौकरशाही का सीधा सा मतलब है कि राजनीतिक दल का समर्थन, और आप तटस्थ होकर, मतलब आप विकास या किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे हैं, मंत्री ने बोला है तो आप कर रहे हैं। फिर दंडात्मक ट्रांसफ़र, मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग, पनिशमेंट ट्रांसफ़र। लाइक अशोक खेमका 50 बार से उनका, एंड दिलीप उनका कई बार ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है, कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब ट्रांसफ़र का डर रहता है एसडीएम या डीएम के ऊपर, तो वो निष्पक्ष होकर काम कैसे करेगा। फिर सेवानिवृत्ति के बाद प्रलोभन, मतलब कि आपका जब भी रिटायरमेंट होगा तो आपको एक अच्छा पद मिलेगा और अच्छा किसी भी डिपार्टमेंट के आपको हेड बना दिया जाएगा, और आपके मन में अगर ये प्रलोभन रहेगा सर्विस के लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप निष्पक्ष होकर कैसे काम करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको निष्पक्ष नहीं होने देते हैं। आपको सिविल सेवा के दौरान, आपको पद के उत्तरदायित्व को पूरा करने के दौरान ये काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। अब सीधा सा आता है लोक सेवा में निष्पक्षता का महत्व, कि आखिर क्या महत्व है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि निष्पक्षता सामाजिक न्याय और अंत्योदय की प्रगति पे सहायक होती है। इसका सीधा सा मतलब समझिए कि मान के चलिए कि एक ठंड है, ठंड की रात है, और जो रैन बसेरे होते हैं लाइक शेल्टर होम, तो वहाँ कंबल का वितरण करना है आपको, ठीक है। अब क्या है कि आप पर्ची के अनुसार कंबल को वितरित कर रहे हैं। अब वहाँ के जो दबंग लोग हैं उनकी पर्चियाँ सारी हैं आपके पास, जबकि दूसरी तरफ जो फुटपाथ में ठिठुरते हुए बेसहारा बुजुर्ग लोग हैं उनकी पर्चियाँ नहीं आ पाई हैं आपके पास। और आई क्यों नहीं, आप समझ रहे होंगे कि दबंग लोग ने अपना तिकड़म फंसा के आपके सामने सारी पर्चियाँ भेज दी। अब जब आप वहाँ कंबल वितरित करने गए हैं तो वहाँ एक साइड देखते हैं कि लोग बाइक से आए हैं कंबल लेने और हट्टे कट्टे हैं, जबकि दूसरी दूसरी तरफ लोग ठिठुरे बैठे हैं, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वही जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, निष्पक्ष होने का तो सीधा सा मतलब है कि आप समान लोगों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आप आधे उन्हें दे दे आधे उन्हें दे दे। लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है आप किसको दोगे, आप वो कंबल उस हट्टे कट्टे लोगों को दोगे या बुजुर्ग महिलाओं को दोगे। तो सीधी सी बात है कि आप उन बुजुर्ग लोगों के लिए एक्शन लोगे, जिस तरीके की आगे कार्रवाई होगी वो आप कार्रवाई करोगे। इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का कथन है कि जब भी तुम दुविधा में हो तो समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करो, सोचो कि तुम्हारा अगला कदम उसके किस काम आएगा। तो लोक सेवा में निष्पक्षता का ये पहला महत्व है। दूसरा कि लोक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता का निर्माण, मतलब मान के चलिए कि एक गरीब भूमिहीन किसान अपनी पूरी जमा पूंजी, मतलब उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी, दबंग हड़प लेते हैं। अब वो रोता हुआ डीएम के ऑफिस यानी आपके ऑफिस आता है
उससे समाज के शक्तिशाली लोगों ने डराया भी है, ठीक है, लेकिन उससे भरोसा है कि ये जो डीएम है वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे, और वो आपके पास आया है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये है कि उसका, उस गरीब इंसान का आपके पास आना ही दरअसल लोक विश्वास और संस्थागत विश्वसनीयता का निर्माण करता है। तो जॉन रॉल्स का इसी मामले में कहना है कि एक न्यायपूर्ण और स्थिर समाज की नींव इस बात पर टिकी होती है कि आम नागरिकों को अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर कितना अटूट भरोसा है। तो जब आप निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, या लोक सेवा निष्पक्ष होकर काम कर रही है, तो इस तरीके के लाभ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। संघर्ष और संकट की स्थिति में शांति की स्थापना, जैसे एक मान के चलो कि आपके शहर में कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़क गया है, और आप एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप बिना या देखे कि सामने खड़ा व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, या किस नस्ल का है, आप केवल और केवल कानून को अपनी कसौटी बनाते हैं, और दोनों पक्ष, उस सांप्रदायिक दंगे में जो दो साइड शामिल थी, तो दोनों पक्षों के विरुद्ध आप एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप संघर्ष और संकट की स्थिति में शांति की स्थापना कर सकते हैं। चौथा, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों का संरक्षण, ठीक है। मान के चलिए कि कोई आदिवासी क्षेत्र है, और कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि माइनिंग प्रोजेक्ट उस आदिवासी क्षेत्र में लगाना चाहती है। अब आदिवासियों के लिए क्या होता है, उनकी ज़मीन एकदम पूजनीय होती है। तो क्या होगा कि ऐसे में अब कंपनी के पास तो पैसा है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को उसके पास हाथ भी होगा, लेकिन अगर आप एक आईएएस अधिकारी के तौर पर, आप महिला आईएएस अधिकारी के तौर पर निष्पक्ष रहकर काम करती हैं, तो आप फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा एक्ट, इन सारे एक्ट के प्रावधानों का उपयोग करते हुए उन आदिवासियों की जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना है कि किसी भी राष्ट्र या लोकतंत्र की महानता का पैमाना इस बात से नहीं नापा जाता कि बहुसंख्यक कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इससे नापा जाता है कि अल्पसंख्यक खुद को कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है, ठीक है। इसी तरीके से अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, आप इस चीज़ को बस समझिए कि भाई और भतीजावाद का और भ्रष्टाचार का उन्मूलन सीधा सा मतलब है कि मान के चलिए कि आप किसी कंपनी के में एचआर हैं या मैनेजर हैं, और आपका भाई भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आया, और एक कोई बुजुर्ग लड़की भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आई, बुजुर्ग लड़की बोल रहा हूँ, सॉरी मतलब कोई एक लड़की भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। अब आपको पता है कि वो लड़की आपके भाई से ज़्यादा योग्य है, तो आप किसका साथ देंगे? जाहिर सी बात है कि उस लड़की को का चयन आप करेंगे। तो निष्पक्ष कार्यवाही भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार का उन्मूलन करती है, कानून के शासन की स्थापना करती है, ठीक है। कानून का शासन क्या है, मतलब मान के चलो कि सड़क के पे आप चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, और एक पुलिस अधिकारी ऐसा है कि आप मान के इसको इस तरीके से देखिए कि ठीक है कि आप ट्रैफिक पुलिस मैन हो, ठीक है, वहाँ मतलब एक नेता की गाड़ी भी आती है और एक साधारण किसान की भी गाड़ी आती है। तो आप ये नहीं करेंगे कि भाई चूंकि नेता गाड़ी है तो उसको आप जाने देंगे, जैसा कि आजकल वीआईपी कल्चर में देखा जाता है, और किसान की गाड़ी है तो उसको आप रोकेंगे, उसके सारे कागज़, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक करेंगे, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में अरस्तु का कहना है कि कानून का शासन किसी भी व्यक्ति या राजा के कहीं अधिक बेहतर और न्याय संगत होता है, क्योंकि कानून में कोई भी मानव वासना या राग द्वेष नहीं बल्कि शुद्ध विवेक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद निष्पक्ष है तो स्वस्थ कार्य संस्कृति का विकास होगा और प्रभावी नीतिक कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। तो कुल मिला के निष्पक्षता पर, अगर ये निष्पक्षता वाला टॉपिक खत्म हो गया है, और इसमें अगर निष्कर्ष लिखना हो तो आप इसको सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट को आप मेंशन करेंगे, और उसके बारे में ये सारी लाइन दी गई हैं, और इनको आप इन लाइन को लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ये हमारा टर्म खत्म हो गया निष्पक्षता। अब हम चलते हैं तटस्थता की तरफ। तो थोड़ी देर पहले जो हम समझ रहे थे, हालांकि तटस्थता को हम समझ चुके हैं, लेकिन तटस्थता और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाला टॉपिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी आजकल ऐसा देखा जा रहा है हर देशों में लगातार कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे यूएसए में पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल लीडर हो या यूरोप में कोई हो, तो लीडर ने अगर अपने ब्यूरोक्रेट्स को बोला है कि आपको ऐसा डिसीजन लेना है, तो ब्यूरोक्रेट्स वैसे ही डिसीजन ले रहे हैं, यानी अपने डिपार्टमेंट या अपनी सरकार के प्रति वो पूरी तरीके से कमिटेड है, और इसी को बोलते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो निष्पक्षता का अर्थ ही लिखा है यहाँ, हम ऑलरेडी निष्पक्षता को समझ चुके हैं, ठीक है। अब
बात हमारी ये थी कि तटस्थता और प्रतिबद्ध नौकरशाही में दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कहाँ तक सही है, मतलब तटस्थता कहाँ तक सही है और प्रतिबद्ध नौकरशाही कहाँ तक सही है। क्या प्रतिबद्ध नौकरशाही पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से गलत है। तो देखिए इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, प्रतिबद्ध नौकरशाही ना तो पूरी तरीके से सही है ना पूरी तरीके से गलत है। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, उसने नौकरशाही को आदेश दिया कोविड टाइम में, जैसे मान के चलिए, और ब्यूरोक्रेट्स को आदेश दिया कि भाई लॉकडाउन लगाओ, ठीक है, और आदेश दिया कि ये लॉकडाउन बहुत कठोर होना चाहिए। अब यहाँ पर दो संभावनाएं बनती हैं, एक प्रतिबद्ध नौकरशाही, उसने चूंकि सरकार ने बोला लॉकडाउन लगाने का तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और इतनी जल्दबाजी में लगाया कि अभी 12:40 पे घोषणा की कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 12:45 को बहुत सारे लोग जो रोड में हैं, जो गलियों में हैं, जो अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में हैं, वो वहीं का वहीं फंस के रह गए। मतलब कमिटमेंट तो है, लेकिन कमिटमेंट इस लेवल का है कि आप जनता की चीज़ों को या जनता की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की भावना, सरकार के आदेश का पालन इस कदर कर रहे हो कि आप सही और गलत में भेद नहीं कर रहे हो। या प्रतिबद्ध नौकरशाही का और एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि प्रतिबद्ध नौकरशाही है, लेकिन सरकार ने बोला है कि इस एरिया से रोड पास होना चाहिए और उस एरिया में एसटी समुदाय के लोग रह रहे हैं। अब वहाँ से रोड पास होगी तो उनकी जंगल ज़मीन सब दांव में जाएगी। तो अगर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है तो वो आग बंद करके यहाँ से रोड पास करवाएगी। अगर बैलेंस्ड है तो एक बार वो सरकार को लिखित रूप पे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि भाई यहाँ से जो रोड जाएगी इससे बहुत सारे जनजाति समुदाय का विस्थापन होगा और विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहीं हद तक सही और कहीं हद तक गलत है। जैसे कि मैंने लॉकडाउन वाला एग्जाम्पल बताया कि बिना देखे लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, लॉकडाउन किया अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आंख बंद करके लॉकडाउन किया, सिर्फ और सिर्फ आदेश के पालन करने के लिए लॉकडाउन किया, तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आगे इसी को हम पढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि तटस्थता के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि निष्क्रिय तटस्थता। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि आप तटस्थ हैं पूरी तरीके से, ठीक है, आप अंधाकरण नहीं कर रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रशासनिक विवेक का भाव। ठीक है, कहने का मतलब ये निष्क्रिय तटस्थता की जब बात आती है तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। अब इसको जैसे कि उदाहरण से समझिए, अभी ऐसी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, उदाहरण से क्या है कि बात हो रही है निष्क्रिय तटस्थता। ठीक है, मतलब आप तटस्थ हैं लेकिन निष्क्रिय भी हैं। दो वर्ड यहाँ लिखे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आप तटस्थ हैं और निष्क्रिय हैं। तटस्थ का मतलब ये है कि आप बिना किसी चीज़ को सोचे समझे आदेश का पालन कर रहे हैं, और मतलब कुछ भी, जैसे एग्जांपल आप लो कि हिटलर है, जर्मनी में हिटलर, ठीक है, अब हिटलर का क्या था कि वो यहूदी विरोधी उसका रवैया था। ठीक है, उसने आदेश दिया कि यहूदियों को चुन चुन के मारो, और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो भी वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने यहूदियों के अगेंस्ट में निर्णय लेने शुरू कर दिया, कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, तो अब इसका क्या सीधा सा मतलब है कि वही है कि आप जब निष्क्रिय रूप से तटस्थ होते हैं तो आप बिल्कुल और बिल्कुल अंधानुकरण में उतारू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के सत्तारूढ़ दल को खुश करने के लिए आप कानूनी संवैधानिक सारे प्रोविजंस का आप उल्लंघन करते हो, और जो कि प्रशासन के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ठीक है, और यही विचार आपका प्रतिबद्ध यानी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को जन्म देता है। ठीक है, तो सक्रिय तटस्थता क्या है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि सक्रिय तटस्थता का मतलब है कि एक प्रशासनिक अधिकारी है जो किसी राजनीतिक दल या नेता के विशेष पक्ष का अनुसरण किए बिना वही करता है जो देश का संविधान, स्थापित कानून, नियम या रूल बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको जो सरकार निर्णय दे रही है, हिटलर ने निर्णय दिया कि यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारो, तो वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो बोलेंगे कि नहीं जी, ऐसा तो संविधान में लिखा ही नहीं है, संविधान सबको बराबर राइट देता है, तो हम तो मार ही नहीं सकते इनको। तो कहने का मतलब जब सक्रिय एक्टिव न्यूट्रलिटी की बात आती है तो आप संविधान और विधि आधारित निर्णय लेते हैं, वस्तुनिष्ठ पेशेवर प्रशासन को फॉलो करते हैं, राजनीतिक निष्पक्षता और संस्थागत निष्ठा बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है। अब बात आती है कमिटेड नौकरशाही
प्रतिबद्ध नौकरशाही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉकडाउन वाला एग्जांपल दिया, तो इसका भी मतलब कुछ इसके नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा कि मतलब आप एकदम ही कमिटेड हो गए, तो राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा हो गई, प्रशासनिक निष्पक्षता, मतलब प्रशासनिक रूप से आप निष्पक्ष नहीं रहे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ निर्णय प्रक्रिया का अभाव, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी। दूसरा क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण, कि मतलब आप कमिटेड तो हो लेकिन संवैधानिक मूल्यों को भी ध्यान में रख के रह रहे हो, तो यहाँ पर फिर संविधान और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति निष्ठा, लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कर रहे हो आप राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष और तकनीकी सलाह दे रहे हो, सार्वजनिक हित और सुशासन को आप प्राथमिकता दे रहे हो। तो कुल मिला के अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और इसमें आपको एक संतुलित निष्कर्ष लिखना है, तो इसमें लोक सेवा में आदर्श स्थिति, सक्रिय तटस्थता, जो हमने ये देखा, सक्रिय तटस्थता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का संतुलित समन्वय जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इस पीडीएफ में सारी चीज़ें दी गई हैं। स्टार्टिंग में डेफिनेशन है, बीच में बहुत सारे मोरल थिंकर्स के कोटेशंस हैं, उदाहरण में आपको समझाने के लिए, चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए शेयर कर रहा हूँ, और साथ में निष्कर्ष भी है। तो बहुत सारा कंटेंट नहीं है पीडीएफ में, जो काम की चीज़ें वही हैं, और जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो है। तो अभी तक हमने 2 कीवर्ड्स देखे, बहुत डिटेल में देखे। अब तीसरा जो कीवर्ड है वो है वस्तुनिष्ठता, मतलब ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम उदाहरण के साथ इसको आराम से समझेंगे। तो वस्तुनिष्ठता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रह, मान्यताओं और अपने स्वार्थों से प्रभावित हुए बिना तथ्यों, साक्ष्यों, तर्क स्थापित मानकों के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया होगा। इसको एक उदाहरण से समझिए कि मान के चलिए कि एक गांव में 3 साल से सूखा पड़ा है, सरकार से मिलने वाला मुआवजा भी बहुत कम है, ठीक है। अब गांव का एक दबंग व्यक्ति उसकी भी फसल का नुकसान हुआ है, ठीक है, ये क्षेत्र उसका है, ये क्षेत्र गरीब का है, इतना छोटा सा खेत गरीब का है और उस दबंग व्यक्ति का इतना बड़ा है। अब बड़े भाग में सूखे से इतनी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन इस गरीब की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब क्या होता है कि सूखा पड़ा है, अब ये दबंग व्यक्ति इतनी सी फसल बर्बाद होने के लिए आपके पास आता है और मुआवजे की मांग करता है। अब दूसरी तरफ ये किसान भी आया है सेम ऑफिस में, लेकिन चूंकि ये किसान इस दबंग व्यक्ति से डरता है, इसलिए आपने दोनों को एक साथ ही बुला लिया कि अच्छा ये दोनों एक ही काम से आए, एक साथ बुला लो। लेकिन ये जो छोटा किसान है ये इससे डरता है, अब ये किसान इसके सामने खुल के कुछ नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। और ये जो दबंग किसान है वो उसने धड़ल्ले से मुआवजे की मांग की, ठीक है, और बहुत ड्रामे कर रहा है ये दबंग व्यक्ति, जबकि छोटा किसान है वो चुपचाप शांत है। लेकिन पीड़ा इसके ज़्यादा मन में है, क्योंकि इसकी तो पूरे साल की कमाई गई, पूरे साल खाने की दिक्कत आएगी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप इस टाइम क्या करेंगे? क्या इस दबंग व्यक्ति का जो दिखावा है उस दिखावे को प्राथमिक मानकर इसको मुआवजा देंगे, जो कि मुआवजा सीमित है, 2 में से 1 को मिल सकता है, या इस इंसान की तरफ जाएंगे? तो सीधा सा मतलब यह है कि आप अब भावनाओं के दिखावे पर नहीं आएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पटवारी को भेजेंगे, क्रॉप का जितना है लॉस हुआ है उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट मंगवाएंगे, जिसका नुकसान ज़्यादा हुआ है उसको आप मुआवजा देंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली मतलब यह है कि आप व्यक्तिगत भावनाएं, मतलब आपकी अगर भावना है कि नहीं भाई गरीब तो बेकार होते हैं, या कोई पूर्वाग्रह है कि ये गरीब काले रंग का है और काले रंग के लोग बेकार होते हैं, तो अगर आपके मन में ऐसा पूर्वाग्रह है या ऐसी मान्यता है कि ये गरीब गरीब भी है, काले रंग का भी है और निचली जात का भी है, तो ये आपका जो भी आपको ऐसा लगता है कि गरीब, काले रंग के और निचली जात के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये आपके पूर्वाग्रह हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप अपनी भावनाएं, अपने पूर्वाग्रह, मान्यताओं से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेते हैं, और निर्णय किस बेस पर लेते हैं? तथ्यों, साक्ष्यों, तर्क और स्थापित मानकों द्वारा। यानी अब आप सैटेलाइट इमेज मंगवा सकते हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है, या पटवारी आपको रिपोर्ट दे देगा कि इस गरीब किसान का ज़्यादा नुकसान हुआ है, देन आप जो निर्णय लेंगे वहाँ ऑब्जेक्टिविटी आएगी, ठीक है। और सीधा सा अगर इसको और समझना हो कि मान लो चलिए कि 2 समुदाय हैं एक आपके शहर में, और दोनों पक्षों की दुकान एक ही बाजार में है। कर्फ्यू के कारण दोनों घर का चूल्हा बंद हो गया है, मान लो कर्फ्यू लगा और इसकी वजह से दोनों घरों का चूल्हा बंद हो गया। अब एक समुदाय हिंदुओं का है और एक मुस्लिम का है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे?
आप हिंदू वाले साइड बोलेंगे या मुस्लिम वाले साइड? जाहिर सी बात है कि आप वो दंगे का रीज़न निकालेंगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, और जब आपको लगेगा कि हाँ, इसमें गलती किसी एक पक्ष की है या दोनों पक्ष की है, देन आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो यही है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप किसी भी पूर्वाग्रह, अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, ठीक है, बल्कि तथ्यों को जांचने और फैक्ट को समझने के बाद आप निर्णय लेते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या है, रॉबर्टसन डेविड का ये कोटेशन है कि आंखें केवल वही देखती हैं जिसे समझने के लिए मन तैयार हो जाता है। तो मैंने ये 2 एग्जांपल जो बताए, आप चीज़ों को इससे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है कि वस्तुनिष्ठता और बनाम तटस्थता में क्या अंतर है, तो देखिए, वस्तुनिष्ठता जैसे मैंने आपको बताया कि तथ्य, साक्ष्य, डेटा और तर्क के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, जबकि तटस्थता का मतलब है किसी पक्ष का समर्थन किए बिना निष्पक्ष रुख अपनाना, ठीक है। यहाँ क्या है कि आप व्यक्तिगत भावनाओं से हटकर निर्णय लेते हैं, मतलब जब वस्तुनिष्ठता की बात आती है तो आप खुद से ही आपकी लड़ाई है, आपका ही मन कह रहा है कि नहीं, ये गरीब चोर हो सकता है, ठीक है, और आपके मन में जो पूर्वाग्रह है कि ये गरीब चोर हो सकता है, आपको उसी पूर्वाग्रह से लड़ना है, वही वस्तुनिष्ठता है। तो कहने का मतलब है कि आप वस्तुनिष्ठता में आपकी लड़ाई खुद से है, ठीक है, जबकि तटस्थता मतलब है कि आपकी लड़ाई से मतलब नहीं है, आपकी भावनाओं से मतलब नहीं है, आपके व्यवहार से मतलब है कि आप तटस्थ होकर दोनों पक्षों पर निर्णय ले रहे हो, ठीक है। और फिर इसके आधार पर कि आधार क्या है, तथ्यात्मक होना चाहिए, यहाँ निष्पक्ष राजनीति। तो इस टाइप की चीज़ें अंतर यहाँ मेंशन किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठता पर कोई अगर आता है कि निष्कर्ष लिखना है, तो वस्तुनिष्ठता सही निर्णय लेने का आधार प्रदान करती है, जबकि तटस्थता उस निर्णय को मुक्त बनाए रखती है। मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर मैं और इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूँ, तो मैं इसके लिए बस एक लास्ट एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, उसको देखिएगा। मान के चलो कि आप एक सरकारी अस्पताल में हैं, ठीक है, और उस अस्पताल में क्या है कि एक ही वेंटिलेटर है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ 2 मरीज आते हैं, दोनों ही बेहद रूप से बीमार हैं, दोनों की हालत गंभीर है। अब क्या है कि मतलब वेंटिलेटर एक ही है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये 2 मरीज हैं, उन 2 मरीज में आपका एक दोस्त का भाई है, ठीक है, एक क्या है, एक भिखारी है, ठीक है, एक है भिखारी, एक है दोस्त का भाई। अब दोस्त का आपके पास फ़ोन आता है कि देखो भाई, मेरा भाई आया हुआ है, वो बीमार है यार, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब क्या है कि अब आपका जो निर्णय होगा तब किस पर निर्धारित होगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात यही है कि आप देखेंगे तथ्यों, ये तथ्य प्रमाण पत्र, सॉरी, प्रमाण करेंगे। प्रमाण कैसे करेंगे कि आप तुरंत बीपी की मशीन लाएंगे, आप तुरंत थर्मामीटर लाएंगे, आप सीटी स्कैन या जो कुछ भी XYZ उनकी रिपोर्ट देखेंगे। अब रिपोर्ट से पता चला कि ये दोस्त का जो भाई है, वो उसकी तो मामूली चोट लगी है और इसकी बचने की संभावना 90% है, मतलब ये बच जाएगा। लेकिन भिखारी जो है, इसकी जो चोट लगी है उसमें इसके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट डैमेज हो चुके हैं और इसकी बचने की संभावना मात्र 10% है। अब यहाँ पर जो आपने कोई भी निर्णय लेने से पहले, आपने सबसे पहले अपने जेब से स्टेथोस्कोप निकाला, आपने सबसे पहले अपना थर्मामीटर निकाला, बीपी की मशीन निकाली, और भी रिपोर्ट्स निकाली। तो ये जो सब काम आप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठ होकर काम कर रहे हैं, यानी आप तथ्य और आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। और यहाँ पर जो आप कर रहे हैं काम, तटस्थता, तो यहाँ पर आप भिखारी का इलाज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके बचने की संभावनाएं मात्र 10% है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर लास्ट चीज़ मैं बताऊं, तो एक लोक सेवक के रूप में वस्तुनिष्ठता आपका वो चश्मा है जो आपको समाज का कड़वा और असली सच दिखाता है, जबकि तटस्थता आपके हाथ के वो मरहम की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के घाव पर एक समान मरहम लगाता है, ठीक है। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे, चलते हैं आगे। अब जिस तरीके से हम लोक सेवा में देखते आए हैं कि हर कीवर्ड का क्या महत्व है, तो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता का भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व निकल के आ रहा है कि निष्पक्षता, योग्यता आधारित व्यवस्था। मतलब सीधा सा मतलब है कि आप अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको उदाहरण बताया था
कि आपके यहाँ मतलब नियुक्ति हो रही है सरकारी विभाग में या कुछ भी टेंडर है, आवंटन है, तो आप केवल मेरिट के आधार पर निर्णय लेंगे, वस्तुनिष्ठ होकर निर्णय लेंगे। आप वस्तुनिष्ठ का मतलब आप पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, कि पूर्वाग्रह का मतलब ये कि 2 टेंडर के लेने आए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा है। आपके मन में ये पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि यार ये जो हिंदी माध्यम का है इसको तो क्या ही चीज़ें पता होंगी, अंग्रेजी माध्यम वाले को दे देते हैं। नहीं, आप देखेंगे कि किसका पास्ट एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा है, किस में कॉस्ट कटिंग हो सकती है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले के बीच में निर्णय लेंगे। तो यहाँ अगर वस्तुनिष्ठ है तो निष्पक्षता बनी रहती है, योग्यता आधारित व्यवस्था होती है, लोक विश्वास बना रहता है, पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, मतलब आप हमेशा मतलब मान के चलो किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी देते समय, ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं ठीक है मंजूरी दे दी। मान के चलो कि भाई आपका भाई है और कोई अननोन है, 2 लोग हैं और वो आपसे बोलते हैं कि टेंडर की मंजूरी दे दो या प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दो, तो आप क्या बोलेंगे? आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो मतलब पिछले अभी उदाहरण में समझा, वो सब करेंगे। तो कहने का मतलब कि आपने टेंडर तो दिया लेकिन सार्वजनिक रूप से आपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की रिपोर्ट सबके सामने और जनता के सामने रखी। क्यों? क्योंकि आप वस्तुनिष्ठ थे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि प्रशासनिक निरंतरता और पूर्वानुमेयता बनी रहती है। मान के चलो कि आप एक नगर निगम के आयुक्त हो, ठीक है, अब आपको क्या है, बिल्डिंग परमिट जारी करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है कि आप क्या करेंगे, आप नियम आधारित ऑनलाइन प्रणाली लागू कर सकते हैं कि जिससे हर आवेदक को समान नियमों का पालन करना पड़े और काम भी लगातार चलता रहे। तो इसी के संदर्भ में अरस्तु कथन है, कानून का शासन किसी व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ है, क्योंकि कानून वासना और व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त बुद्धिमत्ता है। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिविटी के लाभ देखने को मिलते हैं कि साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, मतलब आप कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो आप एविडेंस को बेस बनाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैंने उस मूवी में देखा था और इस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया था कि रोड बनाने से ऐसी ऐसी पैसे की बचत हो जाती है। नहीं, मूवी में जो देखा वो अलग चीज़ थी, आपको वास्तविक जीवन में काम करना है वो अलग है। तो आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, फिर आप नीति का निर्माण करोगे। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह से मुक्ति, मतलब आपका जो कॉग्निटिव बायसनेस है आप उससे मुक्त रहोगे। ठीक है, मतलब इसको एग्जांपल से जैसे समझो कि पुलिस जांच के दौरान एक जांच अधिकारी किसी आरोपी की सामाजिक छवि या आपराधिक पृष्ठभूमि, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं है और आपराधिक पृष्ठभूमि भी है, तो अब जांच के दौरान वो पुलिस अधिकारी उस पुरानी मानसिकता से मुक्त होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि यार ये चोरी करता है तो इस बार भी इसी ने चोरी की होगी। ठीक है, आपका चोरी करना मतलब आप जो जांच करने गए हैं तो आप क्या, जो भी फॉरेंसिक एविडेंस है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी गवाही देने आए हैं, आप उनकी चार्जशीट तैयार करेंगे, देन डिसीजन लेंगे ना। तो आप कॉग्निटिव बायसनेस से फ्री रहते हैं और इससे क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव होकर जब निर्णय लेते हैं तो सामाजिक समावेशन होता है और सुशासन और विवेकाधीन शक्तियों का नियंत्रण, मतलब सुशासन बनना रहता है और विवेकाधीन शक्ति मतलब जितनी शक्ति जरूरी है वो समाज में और सिस्टम में बनी रहती हैं। ठीक है, तो अगर निष्कर्ष लिखने के लिए आता है तो ये 3 लाइनें निष्कर्ष के लिए आप इसका यूज़ कीजिएगा। अब बात आती है कि आजकल डिजिटल एज आ चुका है। ठीक है, अब डिजिटल एज में ऑब्जेक्टिविटी कैसे रखी जाए या डिजिटल एज में ऑब्जेक्टिविटी किस तरीके से है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को शामिल किया है। दरअसल क्या होता है ना कि एथिक्स के जितने भी सवाल रहते हैं वो अप्लाइड बेसिस रहते हैं, थ्योरी भी पूछेंगे और उसका सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन या प्रशासनिक जीवन में किस तरीके से उस एथिक्स के विषय का प्रयोग है, तो वो चीज़ें आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। तो अब डिजिटल युग में कैसे वस्तुनिष्ठता बनाए रखी जाए या उसका क्या फ़ायदा है, तो वही है कि अब डिजिटल एज में जैसे कि आप डेटा आधारित कोई नीति निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर वस्तुनिष्ठ हैं, आप किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन या किसी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, तो आप पीएम गति शक्ति प्रगति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। देन डिजिटल शासन डीबीटी, इसके के लिए आपका मतलब चीज़ें रहेंगी। मान के चलिए कि जैसे कि पीएम किसान योजना है, ठीक है, ये डीबीटी की योजना है। ठीक है, फिर ये पीडीएस। अब क्या है कि अब जब राशन की दुकानों पर अब अनाज का वितरण कोटेदार के मूड पर नहीं होगा, उसकी व्यक्तिगत पसंद पसंद पर नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक पीओएस मशीन में
अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक उसे अनाज नहीं मिलेगा। तो मतलब जब शासन या सिविल सेवक वस्तुनिष्ठ होंगे तभी इसी प्रकार की योजनाएं बना सकेंगे, वरना फिर तो वही लाल फीताशाही और ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब शासन में एआई, ठीक है, बात अगर एआई की आ रही है तो इसमें जैसे अगर आप सिविल सेवक जो हैं वो वस्तुनिष्ठ होकर काम कर रहे हैं तो फेसलेस असेसमेंट जैसी चीज़ें लाएंगे, जिससे कि किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के समुदाय के लिए अलग नीतियाँ या अलग उसको छूट ना दी जा सके या भ्रष्टाचार ना हो सके। ठीक है, स्मार्ट पुलिसिंग, एआई आधारित अनुपालन प्रणाली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है मतलब डिजिटल एज में किस तरीके से वस्तुनिष्ठ होकर हम काम कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठता किस तरीके से डिजिटल एज में निर्णयों को प्रभावित करती है। तो उसके समकालीन कुछ उदाहरण हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि लोक सेवा के प्रति समर्पण। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, ठीक है, तो कमिटमेंट क्या था? कमिटमेंट था बाध्यकारी, कमिटमेंट था लालचवश, मतलब आप लालच है किसी चीज़ को लेकर कि हाँ कि आपके मन में कोई लालच है, देन वहाँ आता है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। लेकिन बात अगर है कि आप किसी भी सेवा के प्रति, ठीक है, एक हेलो, तो हाँ इसको देखते हैं। तो बात आती है कि सॉरी वापस आते हैं। तो बात थी कि डेडिकेशन और कमिटमेंट की हम बात कर रहे थे। तो हमने पहले ही समझ लिया कि कमिटमेंट बेसिकली क्या है, ठीक है। कमिटमेंट का सीधा सा मतलब यही है कि आप किसी लालचवश या किसी दबाववश आप निर्णय कोई ले रहे हैं, लेकिन जब प्रतिबद्ध हो रहे हैं तो वो आंतरिक भावना है निर्णय लेने की या किसी काम को करने की, वो आपकी आंतरिक भावना उभर कर आती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान के चलिए जैसे कि कोई एक एसडीएम के तौर पर आप कार्यरत हैं, ठीक है। आप दो कंडीशन में रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं। एक कंडीशन क्या है कि चूंकि बॉस का या आपका जो सीनियर डीएम है उस डीएम की नज़र आप पर है, वो सीसीटीवी कैमरा में आपको चेक कर रहा है, आप हो वहाँ कि नहीं हो। वो डीएम का डर है आपके मन में कि आप हो या वहाँ नहीं हो, इसलिए 10 बजे तक काम कर रहे हो। तीसरी कि आपको कुछ ना कुछ लालच है उस डीएम से, इसलिए आप काम कर रहे हो वहाँ पर। एक दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में भी आप 10 बजे तक काम कर रहे हो। यहाँ ना डीएम आपको देख रहा है, ना डीएम आपसे टाइमिंग पूछ रहा है, ना ही आपको किसी भी प्रकार का कोई लालच है, ठीक है। तो दरअसल इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में जब आप 10 बजे तक काम कर रहे हो तो वहाँ आपकी आंतरिक प्रेरणा है, आपकी नैतिक प्रतिबद्धता है, जिसके अंतर्गत आप व्यक्तिगत हित, सुविधा और लाभ से ऊपर उठकर जनहित और सार्वजनिक कल्याण और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो कुल मिला के लोक सेवा के प्रति समर्पण का मूल मतलब यही है कि जब आप किसी बाध्यता या किसी लालच से अलग हटकर निर्णय ले रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तब वो आता है समर्पण के रूप में। और इसी के मामले में गांधी जी का कथन है कि स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्वयं को दूसरे की सेवा में खो दें, ठीक है। इमैनुअल कांट का कथन है कि लोक सेवा केवल परिणाम नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसी में आता है कि लोक सेवाचार क्या है कि लोक सेवा एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन है। तो दरअसल ये लोक सेवाचार कुछ अलग नहीं है, सेवा लोकाचार, सॉरी, सर्विस इथोस। मतलब आपका जब डेडिकेशन होता है लोक सेवा की तरफ, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, तब भी ये लोक सेवा लोकाचार की, सर्विस इथोस की भावना आपके मन में आती है, ठीक है। उदाहरण के लिए कि मान के चलो कि कोई भी जैसे कि एक सिविल सर्वेंट का नाम याद आ रहा है, हमारे बहुत प्रसिद्ध सिविल सर्वेंट है विजय कुमार, ठीक है। ये आईपीएस थे, ये आईपीएस थे और 1990 के दशक के दौरान इन्होंने खूंखार विद्रोही, मतलब उस टाइम क्या था, एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, ठीक है, ये विद्रोही संगठन था। और इसी टाइम चंदन तस्कर, चंदन लाल चंदन का वीरप्पन, अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे। तो ये दो समूह, एक तो ये संगठन और इसका आतंक व्याप्त था। तो क्या विजय कुमार आईपीएस जो थे तो वो समर्पित थे कि इस संगठन को तो ख़त्म ही करना है, इनके ऊपर ना ही किसी
प्रकार की दबाव था, ना ही किसी राजनेता ने कुछ बोला था। ये इनका आंतरिक समर्पण था कि जो कि उस सिस्टम को सही करने के लिए और वो डर खत्म करने के लिए इन्होंने कार्य किया। तो दरअसल यही है कि पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन क्या है कि जब आप दबाव और व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर काम करते हो तब आप डेडिकेशन आता है आपके उसमें पब्लिक सेवा में। तो अब वही है कि अब सेम चीज़ जैसे हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि पब्लिक सेवा में सिविल सर्विस में क्या है महत्व समर्पण का। तो देखो, जब आप समर्पित होगे तो जन कल्याण के लिए आप काम करोगे। जैसे कि SR शंकरन का आप उदाहरण लिख सकते हैं, बधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए इन्होंने काम किया। निरंतर प्रेरणा मिलेगी। अब जैसे अशोक खेमका है, अब इनका 50+ टाइम्स ट्रांसफ़र हुआ था इनके सर्विस के दौरान, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते रहे। और यही समर्पण, लोक सेवा के प्रति समर्पण ही था जो हमेशा उसे निरंतर प्रेरणा देता था। सहानुभूति और करुणा का विकास होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का एग्जाम्पल मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि उन्होंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से 100 किलोमीटर की रोड बनवाई। 5वां, संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति। अगर आप समर्पित हैं तो संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति की दिशा में आप काम करेंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दैर्य से संवैधानिक आदर्श को आप प्राथमिकता देंगे। उदाहरण के लिए दुर्गा शक्ति नागपाल, अवैध खनन और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने काम किया। अगर आप लोक सेवा के प्रति समर्पित हैं तो प्रशासनिक संस्थाओं और विश्वसनीयता बनी रहेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए विनोद राय, अब सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को इन्होंने सुदृढ़ किया। ठीक है, तो इसी प्रकार अब संकट प्रबंधन में प्रभावशीलता। ओके, तो इसमें क्या है कि ये प्रदीप कुमार उड़ीसा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। ठीक है, ये प्रदीप कुमार, अब उस टाइम काफ़ी सारे चक्रवात आए थे, तो ये लोक सेवा के प्रति समर्पण था कि वो जब चक्रवात आने की अर्ली वार्निंग जब मिलती थी या उससे भी पहले, ये राहत बचाव कार्य में पूरी तरीके से तत्पर हो जाते थे। और उस साइक्लोन का प्रभाव, चक्रवात के प्रभाव से आम जनता को बहुत सारी राहत मिल सकी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके प्रभावों से। इसी वजह से इनको साइक्लोन मैन कहा जाता है उड़ीसा में। तो ये कुल मिला के फ़ायदे हैं कि अगर समर्पित हैं लोक सेवा में तो क्या आपको लोक सेवा में क्या महत्व है। फिर लास्ट टॉपिक, वापस सिलेबस में एक बार चलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग यहाँ तक निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, समर्पण, ये टॉपिक कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ये बचा है सहिष्णुता, सहानुभूति और करुणा, इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने इसलिए दिखाया कि हम चीज़ें वही पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में है। ठीक है, तो बात आती है कि कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। देखिए, सहानुभूति और करुणा मैं दूसरी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। देखो, सहानुभूति का मतलब ये है कि एक बुजुर्ग है और बुजुर्ग रोड से आप जा रहे हो और कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग कड़ी धूप में बैठा है और भीख मांग रहा है, आपके मन में उसके प्रति करुणा आई। ठीक है, बस करुणा आई, आप दुखी हुए, बोले ओ कितना सैड सीन है, और आप देख के चले गए आगे, आपने कुछ नहीं किया। तो ये है सहानुभूति कि आप दुखित हुए देखकर बट कुछ किया कुछ नहीं। करुणा क्या है कि उस बुजुर्ग को देखा, आपके मन में दया भाव भी आया, करुणा की भावना आई, आपने आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखा और फिर देखा अरे यार बहुत धूप है, कैसे बेचारा रह रहा है, और फिर आप अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से या जैसे भी हैं आप वहाँ से उतरे, एक पानी की बोतल ली और बुजुर्ग के लिए कुछ खाना लिया और आपने वो पानी की बोतल और खाना उसे ऑफर किया। तो ये करुणा है, ये सहानुभूति है। अब सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता का सीधा सा मतलब ये है कि मान के चलो आप हिंदू हैं, सामने कोई मुस्लिम है। ठीक है, आप ना ही दिवाली मनाने के लिए आप मुस्लिम पर दबाव डाल रहे हैं और ना ही आपको इस मुस्लिम के ईद त्यौहार से कोई दिक्कत है। मतलब आपके अंदर टॉलरेंस है, और ये टॉलरेंस ये है कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र हैं, हम आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालेंगे। तो सहानुभूति का सीधा है कि ये समानुभूति है। ठीक है, तो यहाँ पर सहानुभूति लिखा और यहाँ पर लिखा समानुभूति। दरअसल क्या है कि समानुभूति का मतलब है, सहानुभूति में आपके मन में करुणा आई लेकिन आपने कुछ किया नहीं। समानुभूति में दुख का लेवल और बढ़ जाता है और आप खुद को उस बुजुर्ग व्यक्ति की जगह रख के देखते हो, हालांकि आप करते तब भी कुछ नहीं हो। तो ये एम्पैथी है। ठीक है, तो इसमें यही सीधा से लिखा है कि समानुभूति से तात्पर्य स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर उसके विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों को समझना और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना। ठीक है,
तो बात आती है कि लोक प्रशासन में समानुभूति क्या महत्व है। ठीक है, ये 3 वर्ड है, समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। तो अब हम इनको सीधे देखते हैं कि इनका महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कि जमीनी वास्तविकताओं की समझ, मतलब समानुभूति है तो एक लोक सेवक वंचित, कमजोर और हाशिए में स्थित वर्गों की वास्तविक समस्याओं को समझेगा। ठीक है, उसको उसमें समझने में सहायता मिलेगी, जिससे कि वो क्या है, समावेशी और आवश्यकता आधारित नीतियां बना सके। ठीक है, मान के चलिए कि आपके अंदर समानुभूति है ही नहीं है। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है तो आप कैसे गरीब और निचले तबके की आवाज़ को सुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए समानुभूति होना जरूरी है। अब क्या है कि जितेंद्र कुमार सोनी प्रशासनिक अधिकारी थे, इन्होंने चरण पादुका अभियान चलाया था। अब क्यों चलाया था? जिससे कि जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको जूते मिल सकें और उन्हें तपती धूप, गर्म सड़क का सामना ना करना पड़े। तो जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने आप को इन बच्चों के स्तर पर रख के देखा, तभी तो इस तरीके का वो निर्णय ले पाए। फिर तीसरा क्या है कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति मिलती है। मान के चलो कि अब आपके अंदर समानुभूति है ही नहीं है, आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं है, तो फिर क्या है, आप तो फिर वही अंग्रेजों वाला बिहेवियर करोगे। तो इसी संदर्भ में अन्ना हजारे ने ग्राम समुदाय के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान विकसित करने का प्लान किया, मतलब प्रयास किया। कानून की भावना का संरक्षण। कानून मतलब आपके अंदर सहानुभूति है, समानुभूति है, तो आप केवल नियमों तक सीमित न रहकर उसके उद्देश्य और सामाजिक संदर्भों में भी काम कर सकें। मान के चलिए कि आपके ऑफिस में एक बुजुर्ग महिला आती है और बुजुर्ग महिला को पेंशन लेना है और उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो एक घर में भूल आई है। तो आप क्या सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित रहेंगे या उस बुजुर्ग महिला की मदद करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के तो उसको पेंशन नहीं देंगे, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि उसके घर से कोई वो उसकी जो पासबुक है वो व्हाट्सएप कर दे, या उसका जो पेंशन वाला कार्ड है वो व्हाट्सएप आपको कर दें, जिससे कि आप उसकी मदद कर सकें। तो जब तक इमोशंस नहीं आएंगे आपके अंदर तो इस तरीके के स्टेप्स आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, विश्वास निर्माण होता है और मानव केंद्रित शासन को बढ़ावा मिलता है समानुभूति से। तो इसमें एक निष्कर्ष लिखा हुआ है कि समानुभूति लोक सेवा का मानवीय पक्ष है। यह लोक सेवक को केवल नियमों का पालन करने वाला प्रशासक नहीं बनाता, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को समझने वाला संवेदनशील और उत्तरदायी नेता बनाती है। ठीक है, तो कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता और करुणा, हमने समानुभूति देख ली। अब टॉलरेंस पर आते हैं। तो हम जैसे टॉलरेंस का पहले से ही मतलब समझ चुके हैं कि टॉलरेंस का तात्पर्य दूसरों के विचारों, विश्वासों, जीवन शैली, संस्कृति और मतभेद का सम्मान करने और उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता से है, भले ही वो हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं से भिन्न हो। ठीक है, तो वोल्टेयर का कथन है, पश्चिमी दार्शनिक थे ये, ठीक है, प्रबोधनकालीन। तो इनका कथन है कि मैं आपकी बात से पूरी तरीके से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन इसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा मैं अपने मृत्यु पर्यंत करूंगा। कहने का मतलब, आप बोलते हो कि आप बोलते हो कि मैं आस्तिक हूं, और आपका यह भी मानना है कि भगवान इस पृथ्वी पर है। ठीक है, आपका मित्र जो खुद नास्तिक है और इसके ख्याल बिल्कुल आपसे अलग है, वो बोलता है भगवान नहीं है। अब एविडेंस आपके पास भी नहीं है कि भगवान कहाँ है, एविडेंस दोस्त के पास भी नहीं है कि भगवान नहीं है, आप दोनों लोग सिद्ध नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं साइंटिफिक मेथड में वॉल्टेयर के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मैं अपने विचार बिल्कुल भी नहीं शेयर कर रहा आपके साथ। तो जब आप अपनी जगह सही हो, आपका दोस्त अपनी जगह सही है, तो इसका सीधा सा मतलब है आप अपने दोस्त को काउंटर करते टाइम आप उसको भला बुरा नहीं बोलोगे, आप उसको डांटोगे नहीं, या ना ही किसी तरीके का आप उस पर ब्लेम लगाओगे। आप सीधे यही बोलोगे कि हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से असहमत हूँ, मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरीके से असहमत हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, आपके बोलने के अधिकार की रक्षा मैं अपने मरते दम तक करूँगा। यही है टॉलरेंस बेसिकली। ठीक है, मतलब सहिष्णुता का अर्थ है कि हर इंसान को वो अधिकार देना जो आप अपने लिए चाहते हो। कहने का मतलब, अब हमेशा ये होता है कि कोई जाके ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ देता है। ठीक है, कोई जाके ये होता है कि भरी बाजार में नमाज पढ़ दी उसने। ठीक है, भरी बाजार, या मान के चलो किसी ने मंदिर में जाके नमाज पढ़ी। ठीक है, नमाज पढ़ी मंदिर में जाके, और किसी ने जाके ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ी। तो आप हिंदू हैं तो आपको इस बात से खुशी नहीं होनी चाहिए कि किसी ने जाके ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ी, और आपको इस बात से दुख भी नहीं होना चाहिए किसी ने जाके मंदिर में नमाज पढ़ी।
आप मुस्लिम हैं तो आपको इस बात से खुशी नहीं होनी चाहिए किसी ने जाके ताजमहल में सॉरी, आपको इस बात से खुशी नहीं होनी चाहिए किसी ने जाके मंदिर में नमाज पढ़ी, और आपको इस बात से दुख भी नहीं होना चाहिए किसी ने ताजमहल में जाके हनुमान चालीसा पढ़ी। तो यही है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का क्या महत्व है? अब इससे सीधी सी बात है कि सामाजिक सौहार्द, शांति की स्थापना होगी। कहने का मतलब, आप अगर आईएएस अधिकारी हैं और आप हिंदू वर्ग से आ रहे हैं, तो आप मुस्लिम वर्ग में ऐसी नीतियों को लागू नहीं करेंगे जिससे कि और सांप्रदायिकता की भावना बढ़े। ठीक है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन है कि धार्मिक सद्भाव और अहिंसा के माध्यम से सामाजिक एकता स्थापित की जाती है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा होगी। ठीक है। इसी संदर्भ में अंबेडकर जी का कथन है कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का प्रबल समर्थन इन्होंने इस दृष्टिकोण से किया है। सही शुरू होंगे तो बेहतर निर्णय निर्माण होगा, यानी आप टॉलरेंट हैं तो आप विभिन्न जाति वर्ग के भी विचारों का सम्मान करेंगे, आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी की भावनाओं को समझेंगे, सभी के विचारों को समझेंगे, देन आप कुछ पॉलिसी बनाएंगे, निर्णय लेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। यानी कोई धरना कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हमारे शासन में तो ऐसा नहीं होगा, या मैं जब तक इस जिलों में ऐसा नहीं होगा। नहीं, संरक्षण धरना देना सबका मौलिक अधिकार है, दे सकता है। ठीक है। मानव केंद्रित प्रशासन का विकास होता है। तो इसी संदर्भ में ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं नेल्सन मंडेला के, एस.आर. शंकरन के, और ये निष्कर्ष कि सहिष्णुता लोकतंत्र की आत्मा और लोक सेवा का मानवीय आधार है। तो जब भी आपके पास उत्तर आएगा ना, तो देखिए उत्तर में डेफिनेशन है आपके पास, यहाँ फेमस मोरल थिंकर्स के कोटेशंस हैं, महत्व है, महत्व के संदर्भ में यहाँ पर थिंकर्स के कोटेशंस है, और अच्छा सा निष्कर्ष है, और यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखिए, अगर बात आती है कि सहिष्णुता नहीं होगी तो लोक सेवा में क्या दिक्कत होगी, तो भाई इन्हीं को अपोजिट कर देना है कि सामाजिक सौहार्द नहीं मेंटेन होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों में असुरक्षा की भावना रहेगी, नया क्या है इसमें। ठीक है। तो खैर, एक लास्ट, करुणा का महत्व। तो करुणा में भी सेम आएगा कि नौकरशाही का मानवीकरण होगा, सामाजिक न्याय, अंत्योदय का विकास होगा, नवाचार का विकास होगा, और इसी संदर्भ में इन प्रशासकों के कुछ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट है, सेशन की लास्ट पेज है ये, और सेशन का लास्ट टॉपिक, लोक सेवा के लिए सहायक मूल्य। देखिए, ये सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि 2021 या 2022 के मेंस के पेपर में एथिक्स में पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि लोक सेवा के लिए, लोक सेवकों के लिए 10 मोरल वैल्यूज का उल्लेख कीजिए। नो डाउट हम पिछले क्लास में कम से कम 10 से 15 मोरल वैल्यूज पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़े विद एग्जाम्पल्स, लेकिन मान के चलो आपको वो सब नहीं याद आ रही है, तो कम से कम कुछ और मोरल वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए जिसका जिक्र आप कर सकें। तो उन्हीं का जिक्र कर सकें तो ये कुछ और मोरल वैल्यूज हैं। सबसे पहले नैतिक साहस। नैतिक साहस का सीधा सा मतलब ये है कि मान के चलो आप एसडीएम है और विधायक का फोन आ रहा है कि ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ है, और विधायक बोल रहा है कि नहीं, आप बी के पक्ष में निर्णय लो। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि, हाँ सॉरी, इसी को कंटिन्यू करते हैं कि वो विधायक ने बोला बी के पक्ष में निर्णय लो, जबकि बी नैतिक रूप से सही नहीं है और ए नैतिक रूप से सही है। तो आपके अंदर नैतिक साहस आएगा कि आप सही और गलत में फैसला कर सको। ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है कि संजीव चतुर्वेदी ने धमकियों के बावजूद कई करोड़ रुपए की वानिकी घोटाले का पर्दाफाश किया। ठीक है। फिर सिविल सेवक के लिए दूसरा मूल्य कौन सा जरूरी है? पारदर्शिता। ठीक है। तो इसमें आप आरटीआई का उदाहरण लिख सकते हैं। सिविल सेवा के लिए तीसरा प्रमुख मूल्य जवाबदेही। अब लाल बहादुर शास्त्री का आप उदाहरण याद कीजिए, मैंने पहली क्लास में बताया था कि रेल दुर्घटना में वो खुद इस्तीफा दे देते हैं, रेल मंत्री के पद पर थे और उसी दौरान रेल दुर्घटना होती है और वो बोलते हैं कि मैं इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हूँ, लो मैं ये अपना इस्तीफा देता हूँ। और आजकल के रेल मंत्री, उनके पद में रहते रहते कम से कम 20-25 रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन खैर छोड़ो। तो अब वही है, जवाब देते। अब जैसे हमारा नीट का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो अभी इस जगह लाल बहादुर शास्त्री होते तो कम से कम, खैर वो तो पहले ही दिन इस्तीफा दे चुके होते। आगे चलते हैं। निस्वार्थता। तो निस्वार्थता क्या है? व्यक्तिगत लाभ के बजाय आप जनहित पर काम करते हैं। तो एस.आर. विश्वेश्वरैया ने अपने निकट संबंधियों के लिए सरकारी नौकरी के प्रस्तावों को अस्वीकार किया। पहली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। शुचिता का बेसिकली मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है। तो इसमें ई श्रीधरन
परियोजनाओं की अतिरिक्त धनराशि सरकार को लौटा दी। कोंकण रेलवे के नाम पर, मतलब कोंकण रेलवे का डेवलपमेंट ई श्रीधरन द्वारा ही किया गया था। तो इस परियोजना में जितनी राशि बची थी तो ये वापस सरकार को लौटा देते हैं, और कोई होता तो वो पैसा अपने पास रख लेता। फिर क्या है, और एक नैतिक मूल दृढ़ता कि बाधाओं और धीमी प्रगति के बावजूद आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसमें क्या है, वर्गीज कुरियन का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अमूल के निर्माण के लिए दशकों तक स्थापित दुग्ध एकाधिकार के विरुद्ध संघर्ष किया। कहने मतलब ये है कि अमूल सहकारी संघ के ये फाउंडर रहे हैं वर्गीज कुरियन, सॉरी। ठीक है, इसके बाद देशभक्ति, तो अब इसमें क्या है, आप APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। मतलब अब आप ये क्या, उस टाइम मिसाइल मैन के रूप में जैसे जाना जाता है, ये आपको पता ही है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे। अब इनके पास फंड मिल जाता, सरकार को बोलते कि मुझे इतने फंड की ज़रूरत है, तो स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम को क्यों, ये पटना जैसे था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, तो ये 5 मतलब चरण भर इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम को लॉन्च किया। सरकार को बोल सकते थे कि मुझे इतना फंड दे दो, बाहर से मिसाइल खरीद लेते, लेकिन उन्होंने स्वदेशी क्यों किया, ये उनकी देशभक्ति थी, राष्ट्र प्रेम था, और फिर कर्तव्य के प्रति निष्ठता। ठीक है, तो ये कुछ और मोरल वैल्यूज़ हैं जो एक पेज में मेंशन है, और इनके सामने प्रशासनिक उदाहरण भी मेंशन है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट्स में लिख सकते हैं। और कुल मिला के ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ है, और अब हम अगली वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे, और होपफुली ये एक ही क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम 50% एथिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी आपको सलाह रहेगी, जो भी पिछले साल के PYQ हैं आप लोग उस पर काम करना शुरू कीजिए। कहीं दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उस दिक्कत का समाधान मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में